नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। सुबह की पहली रोशनी के साथ अखबार की हेडलाइन छपी, आदित्य वर्मा 3 मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध। उसकी तस्वीर हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। कल तक जो अफसर था, आज भगोड़ा घोषित हो चुका था। आदित्य शहर के बाहर एक पुराने वेयरहाउस में छुपा बैठा था। मोबाइल बंद, घड़ी रुकी हुई। उसके पास अब सिर्फ 3 चीजें थी, एक पुरानी केस डायरी, एक अधूरी रिकॉर्डिंग और अपने ऊपर से खुद का भरोसा भी लगभग खत्म हो चुका था। उसने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर डीजीपी का बयान चल रहा था। आदित्य वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सबूतों से छेड़छाड़ की और 3 निर्दोष लोगों की हत्या की। आदित्य ने रिमोट फेंक दिया। वो जान चुका था यह सिर्फ शुरुआत है। तभी वेयरहाउस के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। आदित्य तुरंत हथियार की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला। अंदर एक औरत दाखिल हुई। सादा कपड़े, चेहरे पर थकान, आंखों में डर नहीं, सवाल थे। उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आदित्य ने पूछा, कौन हो तुम? उसने जेब से एक आईडी निकाली। नाम था मीरा कपूर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मीरा ने सीधे कहा, केस 217 अकेला नहीं है, ऐसे 6 और केस हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग नामों से, लेकिन पैटर्न एक ही है। आदित्य चौंक गया। मतलब यह सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था। मीरा ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर 6 चेहरे दिखे, 6 अलग लोग, 6 अलग पेशे, लेकिन एक बात समान थी, हर एक कभी ना कभी किसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा था और हर एक या तो मर चुका था या गायब था। और सबसे अजीब बात, मीरा बोली, हर केस के बाद एक अफसर प्रमोट हुआ। आदित्य ने धीरे से पूछा, कौन? मीरा ने स्क्रीन पलटी। एक नाम बार बार दिख रहा था, हर फाइल में, हर साइन में, अरुण मल्होत्रा। आदित्य की सांस भारी हो गई। मतलब अरुण सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो पूरे सिस्टम का चेहरा था। मीरा ने आखिरी बात कही, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, भागना बंद करो और अगला केस खुद ढूंढो। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कौन सा केस? मीरा बोली, केस 224, अभी अभी शुरू हुआ है और इस बार शिकार तुम नहीं हो। आदित्य खड़ा हुआ। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अब उसे समझ आ गया था, यह कहानी उसके खिलाफ नहीं लिखी गई थी, उसे इस कहानी को खुद लिखना था। और अगर जरूरत पड़ी तो सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा करना था। वेयरहाउस के बाहर पुलिस की सायरन दूर से सुनाई दी। मीरा बोली, अब निकलना होगा। आदित्य ने केस डायरी उठाई और मन में सोचा, अगर केस 224 सच में जिंदा है तो यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, यह पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जंग है। मीरा और आदित्य वेयरहाउस से निकल चुके थे। पीछे सायरन की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों अलग अलग रास्तों से निकले। कोई योजना नहीं, कोई तय जगह नहीं, क्योंकि इस वक्त सबसे सुरक्षित चीज अनिश्चितता थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी बस रुकी। मीरा सबसे पीछे चढ़ी। आदित्य ड्राइवर के पास बैठ गया। बस चली और उसी के साथ आदित्य का पुराना जीवन और पीछे छूटता गया। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, केस 224 3 दिन पहले दर्ज हुआ है। शहर इंदौर। एक सरकारी अफसर जो अचानक अपने ही घर में मरा पाया गया। आदित्य ने पूछा, तरीका? मीरा चुप हो गई, फिर बोली,
कोई जख्म नहीं, कोई जहर नहीं, चेहरे पर वही डर। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। वही पैटर्न। मतलब खेल फिर शुरू हो चुका था। बस जैसे ही इंदौर पहुंची, मीरा ने मोबाइल ऑन किया। एक के बाद एक मैसेज आने लगे। तुम्हारी तस्वीर हर जगह है, पुलिस को शक है तुम जिंदा हो, डीजीपी ने स्पेशल टीम बनाई है। आदित्य ने पूछा, नाम? मीरा ने एक पल रुक कर कहा, टीम हेड राहुल देशमुख। आदित्य की भौहें तन गई। मतलब या तो राहुल मजबूर था, या फिर अब वो भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। मृत अफसर का घर सील किया जा चुका था, लेकिन मीरा के पास एक पुराना रास्ता था। पिछला दरवाजा, टूटा हुआ ताला। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर साफ था, बहुत ज्यादा साफ, जैसे किसी ने हर निशान मिटाने की कोशिश की हो। आदित्य सीधा बेडरूम की तरफ गया। बिस्तर पर कोई लाश नहीं थी, लेकिन दीवार के पास एक कुर्सी पड़ी थी, उल्टी हुई। आदित्य रुक गया। कुर्सी के नीचे फर्श पर खरोच के निशान थे, उसी तरह के जैसे उसने कभी खुद बनाए थे। मीरा ने कहा, पुलिस कह रही है हार्ट अटैक, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। आदित्य झुका। कुर्सी के पास फर्श में एक छोटा सा छेद था, जैसे किसी ने पतली चीज अंदर डाली हो। उसने उंगली डाली। अंदर से एक कागज निकला, आधा फटा हुआ। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो। नीचे का हिस्सा जला हुआ था, लेकिन एक नंबर अब भी साफ दिख रहा था, 224। मीरा की सांस तेज हो गई। मतलब? आदित्य ने धीरे से कहा, उसे भी चेतावनी मिली थी, लेकिन वो बच नहीं पाया। अचानक घर के बाहर किसी की आवाज आई, चारों तरफ से कवर करो। आदित्य और मीरा एक दूसरे को देखे बिना पीछे हटे। खिड़की खुली, दोनों कूद गए। पीछे से आवाज आई, वो यहीं है, राहुल वर्मा। आवाज पहचान में आ गई, राहुल। आदित्य दौड़ता रहा। दिमाग में एक ही सवाल था, अगर राहुल सच में दुश्मन है, तो इस लड़ाई में अब कोई भरोसेमंद नहीं बचा था। दोनों एक पुरानी गली में रुके। मीरा हांफते हुए बोली, अब क्या? आदित्य ने कागज मुट्ठी में दबाया। अब हम शिकार नहीं रहेंगे, हम अगला नाम खुद चुनेंगे। मीरा ने पूछा, किसका? आदित्य की आवाज कठोर थी, उस अफसर का, जो हर केस के बाद तरक्की करता है, जो हर फाइल पर साइन करता है, और जो कभी भी डरता नहीं दिखता। उसी पल मीरा के फोन पर एक नया मेल आया। सब्जेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन लिस्ट, और नीचे एक अटैचमेंट। मीरा ने फाइल खोली। स्क्रीन पर 10 नाम थे, 10 शहर, और सबसे नीचे अगला टारगेट। नाम, मीरा कपूर। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अब खेल और भी निजी हो चुका था, क्योंकि इस बार शिकार खुद सच ढूंढने वाली थी। मीरा देर तक स्क्रीन को देखती रही। अपना ही नाम लिस्ट के आखिर में। उसके हाथ कांपने लगे। ये गलती है, उसने धीमे से कहा। आदित्य ने लैपटॉप अपने हाथ में लिया। नजरें शांत थी, आवाज ठंडी। नहीं, ये चेतावनी है। दोनों एक सुनसान चाय की दुकान में बैठे थे। सुबह की भीड़ शुरू हो चुकी थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मीरा को लग रहा था कि हर आंख उसी को देख रही है। मीरा ने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई सरकारी बैकग्राउंड नहीं है, मैं सिर्फ लिखती हूं। आदित्य ने कहा, यही वजह है, तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम सबसे खतरनाक हो। मीरा ने फाइल को दोबारा स्क्रॉल किया। 10 नाम, सभी अलग अलग विभागों से, होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस, हेल्थ, डिफेंस, और हर नाम के सामने एक तारीख। कुछ तारीखें गुजर चुकी थीं, कुछ आने वाली थीं। मीरा ने पूछा, और ये तारीखें? आदित्य ने जवाब दिया, या तो मौत की या फिर चुप्पी की। उसी पल टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली।
इंदौर केस में नई जानकारी। मृत अफसर आत्महत्या से पहले मानसिक दबाव में था। मीरा हंस पड़ी, लेकिन हंसी में कोई खुशी नहीं थी। देखा, कहानी बदल दी गई। आदित्य ने फोन निकाला, एक पुराना नंबर डायल किया। कॉल उठी। कौन? आदित्य बोला, केस 217। उधर से कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज आई, ये नंबर भूल जाओ। कॉल कट गया। आदित्य ने फोन जेब में रख लिया। अभी भी कुछ लोग डरते हैं। मीरा ने पूछा, और राहुल? आदित्य कुछ पल चुप रहा। राहुल अब भी दो रास्तों के बीच है, लेकिन अगर उसे चुनना पड़ा तो वो सिस्टम चुनेगा। अचानक मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, नंबर अननोन। तुम लिखती हो, लेकिन सच कभी पूरा नहीं लिख पाओगी। नीचे एक फोटो अटैच थी। मीरा ने खोली। तस्वीर में उसका घर था, लाइट जली हुई, खिड़की खुली। मीरा का गला सूख गया। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अब देर नहीं कर सकते, तुम्हें शहर छोड़ना होगा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं भागी तो वे जीतेंगे। आदित्य ने उसे देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ, मीरा सिर्फ रिपोर्टर नहीं थी, वो भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी थी। मीरा ने कहा, मुझे एक इंटरव्यू चाहिए, लाइव, देश के सामने। आदित्य चौंक गया। किसका? मीरा ने जवाब दिया, उस आदमी का जो हर फाइल के नीचे बस साइन करता है। आदित्य समझ गया, ये सीधा हमला होगा। कोई सबूत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ सवाल। और सवाल कभी कभी गोली से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसी वक्त मीरा के फोन पर एक और मैसेज आया, कल शाम 7 बजे, स्टूडियो नंबर 4। अगर जिंदा रहना है तो आ जाना। मीरा ने स्क्रीन दिखा दी। आदित्य ने एक ही नजर में पढ़ लिया और धीरे से कहा, उन्होंने खुद मंच दे दिया है। अब या तो सच लाइव निकलेगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। मीरा ने कैमरा बैग उठाया। उसकी आवाज स्थिर थी, अगर आज मैं नहीं बोली तो फिर कोई भी कभी नहीं बोलेगा। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा। शाम तक बहुत कुछ बदलने वाला था, और इस बार खतरा किसी फाइल में नहीं, सीधे लाइव कैमरे के सामने था। स्टूडियो की तरफ जाने को तैयार थी। कपड़े साधारण, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, जैसे वो जानती हो कि आज दिखने से ज्यादा बोलना जरूरी है। आदित्य पास की कुर्सी पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी केस डायरी। उसने आखिरी बार पूछा, अगर उन्होंने लाइव में कुछ किया तो? मीरा ने कैमरा चेक करते हुए कहा, तो देश पहली बार सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। स्टूडियो नंबर 4 शहर के बीचों बीच था। बाहर चैनल की गाड़ियां, अंदर हलचल। कोई नहीं जानता था कि ये इंटरव्यू एक सामान्य शो नहीं है। मीरा मेकअप रूम में बैठी। आदित्य बाहर गलियारे में खड़ा रहा। दीवार पर लगी स्क्रीन में लाइव काउंटडाउन चल रहा था। 5 मिनट। तभी आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। मैसेज था, अगर वो बोलेगी तो वो मरेगी। नीचे एक फोटो, मीरा की मां का घर। आदित्य की मुट्ठी भींच गई। वो तेज कदमों से मेकअप रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। मीरा आईने के सामने खड़ी थी। हमें रोकना होगा, आदित्य बोला। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर नहीं था। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। 3 मिनट। स्टूडियो के अंदर लाइट्स ऑन हो गईं। एंकर अपनी सीट पर बैठ चुका था और सामने वाली कुर्सी पर मीरा। एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारे साथ हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीरा कपूर, जो एक बड़े सरकारी साजिश के दावे लेकर आई हैं। मीरा ने बोलना शुरू किया, आज मैं कोई कहानी नहीं, सिर्फ सवाल पूछने आई हूं। पहला सवाल, क्या सरकार ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है जिनमें इंसानी दिमाग से डर निकालकर कबूलियत करवाई जाती है? स्टूडियो में सन्नाटा। दूसरा सवाल, क्या केस 217 और 224 एक ही पैटर्न का हिस्सा है? एंकर हड़बड़ा गया। कान में ईयरपीस लगाते हुए बोला, मीरा जी, ये बहुत गंभीर आरोप है। मीरा रुकी नहीं। और अगर हैं तो? कौन अफसर हर बार उन फाइलों पर साइन करता है? उसी पल स्टूडियो की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और आदित्य का दिल जोर से धड़का। मीरा ने मेज के नीचे एक छोटा सा बटन दबाया।
स्क्रीन बदल गई। पीछे एक वीडियो चलने लगा। रिकॉर्डिंग पुरानी। एक आवाज गूंजी, अगर ये बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। आवाज पहचान में आ गई। स्टूडियो में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एंकर ने घबराकर कहा, कट कट, लेकिन कंट्रोल रूम जवाब नहीं दे रहा था। उसी वक्त स्टूडियो के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। सिक्योरिटी। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा। वे अंदर आने वाले थे। मीरा कैमरे की तरफ झुकी। उसकी आवाज पहली बार कांपी। अगर आज ये प्रसारण बंद हुआ तो समझ लीजिए सच अभी भी जिंदा है। दरवाजा जोर से खुला। सिक्योरिटी अंदर घुसी। कैमरा अभी भी ऑन था, लाइव, और मीरा का आखिरी वाक्य देश ने सुना, क्योंकि जिस दिन मैं चुप हुई उस दिन आपका नंबर होगा। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। प्रसारण कट गया और उसी पल आदित्य ने देखा मीरा की कुर्सी खाली थी। उसे स्टूडियो से खींच कर ले जाया जा चुका था। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। अब ये लड़ाई सिर्फ सच्चाई की नहीं थी, ये मीरा की जिंदगी की थी, और इस बार सिस्टम ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। स्टूडियो के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कैमरे बंद, लाइटें बुझी हुई, हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा कपूर लाइव शो के बीच गायब हो चुकी थी। आदित्य दीवार के सहारे खड़ा था। उसके कानों में अब भी मीरा की आखिरी आवाज गूंज रही थी, जिस दिन मैं चुप हुई। उसने मुट्ठी भींच ली। अब चुप रहने की बारी उसकी नहीं थी। उसने सबसे पहले राहुल को कॉल किया। फोन देर तक बजता रहा, फिर आवाज आई, सर। आदित्य ने सीधा पूछा, मीरा कहाँ है? उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर राहुल बोला, सर, ऑफिशियली कोई मीरा कपूर आज स्टूडियो में थी ही नहीं। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। मतलब रिकॉर्ड से मीरा को मिटाया जा रहा था। आदित्य बोला, राहुल, अगर तुम अब भी खुद को इंसान मानते हो तो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, उसे किसने उठाया? राहुल की आवाज भारी हो गई। स्पेशल ट्रांजिट यूनिट, कोड नेम साइलेंट 7। कॉल कट गया। साइलेंट 7। आदित्य ये नाम बहुत अच्छे से जानता था। ये वही यूनिट थी जो कागजों में कभी मौजूद नहीं होती, और जिन लोगों को उठाती थी वे या तो टूट जाते थे या फिर कभी लौटते ही नहीं थे। आदित्य ने पुरानी केस डायरी खोली। पीछे के पन्नों में एक स्केच बना था। एक बिल्डिंग, बिना नाम, बिना बोर्ड, नीचे लिखा था ट्रांजिट जोन, लोकेशन भोपाल हाईवे। रात होते ही आदित्य शहर से निकल चुका था। कोई गाड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ अंधेरी सड़क और एक फैसला। आज वो पूछताछ करने नहीं, युद्ध करने जा रहा था। ट्रांजिट जोन बाहर से एक बंद वेयरहाउस जैसा था, लेकिन अंदर कैमरे, साउंड प्रूफ कमरे और लंबे लंबे गलियारे। आदित्य ने पीछे की दीवार से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। एक कमरे के बाहर वो रुक गया। अंदर से किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही थी, बस गहरी खामोशी। यही सबसे डरावनी चीज थी। आदित्य ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर मीरा कुर्सी पर बैठी थी, हाथ बंधे हुए, चेहरा शांत, लेकिन आंखें पूरी तरह जागी हुई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, सादा कपड़े, कोई बैज नहीं। वो बोला, तुमने सवाल पूछा, अब जवाब सहो। मीरा ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सवालों से डरते हो तो जवाब और डराएंगे। आदित्य ने अंदर कदम रखा। आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। आदमी पलटा, आंखें फैल गईं। तुम? आदित्य बोला, केस 217 अब खत्म होगा। अचानक अलार्म मच उठा। लाल लाइटें जल गईं। पूरे जोन में हलचल मच गई। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर आया। आदित्य ने उसके बंधन खोले, चलो। लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आई, ठंडी, जानी पहचानी, बहुत अच्छा आदित्य, तुमने खुद को हम तक पहुंचा दिया। मीरा और आदित्य एक दूसरे को देखे। दोनों समझ चुके थे ये जगह अब बाहर निकलने के लिए नहीं, ये असली खेल शुरू होने की जगह थी। स्पीकर से आवाज फिर आई, अगर मीरा जिंदा चाहिए तो केस 217 की पूरी सच्चाई आज रात यहीं तुम्हें खुद कबूल करनी होगी। आदित्य की सांस भारी हो गई। मतलब अब सवाल सिस्टम से नहीं, उससे खुद से पूछा जाने वाला था, और इस बार झूठ बोलने की कोई जगह नहीं थी। कमरे की लाइट धीरे धीरे तेज हो गई। आदित्य और मीरा बीच में खड़े थे। चारों तरफ कांच की दीवारें। बाहर कई परछाइयां चलती फिरती दिख रही थीं, लेकिन आवाज किसी एक की थी, वही ठंडी आवाज। बैठो आदित्य। 2 कुर्सियां अपने आप आगे खिसक आईं।
मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। आदित्य ने सिर हिलाया। दोनों बैठ गए। स्क्रीन ऑन हुई। पुरानी फुटेज। एक कमरा, एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ और सामने आदित्य। 12 साल पहले वाला आदित्य। आवाज आई, ये पहली पूछताछ है। सब्जेक्ट नंबर 4, नाम विक्रम सेन। मीरा की सांस अटक गई। स्क्रीन पर आदित्य की आवाज गूंजी, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। वो चुप था। आवाज फिर आई, ये वही पल है जहां से तुमने लाइन पार की। तुम्हें विकल्प दिया गया था, या तो सिस्टम या तुम्हारा जमीर। स्क्रीन बदली। दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, तीनों के चेहरे डर से टूटे हुए और हर बार आदित्य की आवाज, सवाल, धमकी, खामोशी। मीरा ने धीमे से कहा, तुमने इन्हें मारा? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, लेकिन मैंने उन्हें टूटने दिया। आवाज थोड़ी नरम हुई, तुम सीधे कातिल नहीं थे, लेकिन तुम्हारे डर ने उन्हें मार दिया। स्क्रीन बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो ये सब सिर्फ बदला नहीं था? आवाज ने जवाब दिया, नहीं, ये संतुलन था जो बिगड़ गया था। लाइट फिर बदली। एक और वीडियो चला। इस बार कोमा का कमरा। आदित्य बेड पर पड़ा हुआ और सामने एक आदमी, चेहरा पूरी तरह साफ। मीरा ने सांस रोक ली। राहुल। राहुल की आवाज वीडियो में गूंजी, स्मृति हटाने की प्रक्रिया शुरू करो। आदित्य का सिर झंझना गया। आवाज बोली, तुम्हें यह जानना था कि किसने तुम्हारी यादें मिटाईं, तो आज पूरा सच सामने है। मीरा ने गुस्से में कहा, तो राहुल भी इसमें था? आवाज शांत रही, था, और अब भी है। अचानक कमरे की दीवार खुलने लगी। एक दरवाजा, पीछे एक और कमरा, और उसके बीच में राहुल, हथकड़ी में, चेहरा झुका हुआ। आदित्य खड़ा हो गया। क्यों? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं डर गया था, और डर हमेशा सही फैसले नहीं लेने देता। आवाज फिर गूंजी। अब आखिरी चरण, कबूलियत या मीरा की चुप्पी। मीरा की तरफ एक लाल लाइट फ्लैश हुई। किसी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। 10, 9। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। या तो वो सब कुछ स्वीकार करेगा या फिर मीरा को हमेशा के लिए खो देगा। और पहली बार उसे समझ आ गया, ये सिस्टम सच नहीं चाहता था, ये चाहता था एक और टूटी हुई आत्मा। काउंटडाउन की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। 8, 7। मीरा की आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थीं। उस नजर में डर कम था, उम्मीद ज्यादा। आदित्य ने धीरे से आंखें खोली। उसने स्पीकर की तरफ देखा। अगर मैं कबूल कर लूं तो क्या वो जिंदा रहेगी? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर वही आवाज आई, जिंदा, लेकिन चुप। 6, 5। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। वो समझ चुका था, ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये सिस्टम की आखिरी चाल है। उसने अचानक कहा, ठीक है, मैं कबूल करता हूं। मीरा की सांस रुक सी गई। राहुल ने सिर झुका लिया। 4, 3। आदित्य आगे बढ़ा। कैमरे की लाल बत्ती जल उठी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आदित्य की आवाज स्थिर थी। केस 217। मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने डर का इस्तेमाल किया और मैंने गलत किया। 2, 1। काउंटडाउन रुक गया। लाल लाइट बुझ गई। मीरा सुरक्षित थी। आवाज आई, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब तुम हमारे हो। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान कमजोरी की नहीं थी, ये तैयारी की मुस्कान थी। उसने अचानक जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। मीरा चौंक गई। ये क्या है? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, दूसरी रिकॉर्डिंग। उसने बटन दबाया।
कमरे के सभी स्पीकर ऑन हो गए और एक नई आवाज गूंजने लगी। वही कबूलियत, लेकिन इस बार पूरी, बिना काट छांट। आवाज में सिस्टम के नाम थे, यूनिट्स, ऑर्डर्स, तारीखें, हर वो चीज जो छुपाई गई थी। आवाज चीखी, इसे बंद करो। लाइटें तेजी से फ्लैश होने लगी, दरवाजे खुलने लगे। मीरा समझ गई, यह पहले से प्लान था। आदित्य ने सिस्टम को उसी के हथियार से मारा था। राहुल ने धीरे से कहा, तुमने? आदित्य ने जवाब दिया, मैंने कबूलियत नहीं दी, मैंने जाल बिछाया। अलार्म बजने लगे। पूरा जोन अफरा तफरी में था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम हो चुकी थी। मीरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा। अब? आदित्य ने आंखों में देखते हुए कहा, अब सिस्टम बोलेगा। दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बाहर मीडिया की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। और अंदर पहली बार डर सिस्टम के चेहरे पर था। स्पीकर से आखिरी आवाज आई, तुम समझते हो तुम जीत गए। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन अब तुम हार नहीं टाल सकते। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। तेज रोशनी अंदर आई और उसी रोशनी में यह साफ हो गया, अगला हिस्सा सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होगा, वो होगा एक युग का अंत। तेज रोशनी में कमरा पूरी तरह साफ दिखने लगा। कांच की दीवारों के पीछे जो परछाइयां थीं, वे अब भाग रही थीं। कोई फाइल समेट रहा था, कोई हार्ड ड्राइव निकाल रहा था, कोई फोन पर चिल्ला रहा था, लेकिन सब देर से। मीरा और आदित्य धीरे धीरे बाहर निकले। हाथ अब भी आपस में जुड़े हुए थे। ये डर का सहारा नहीं था, ये यकीन था। बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी, कैमरे, माइक, लाइव ब्रॉडकास्ट, और बीच में वे दोनों। एक रिपोर्टर चिल्लाया, आदित्य वर्मा, क्या यह सच है कि आपने केस 217 में जबरन कबूलियत करवाई? आदित्य रुका, कैमरे की तरफ देखा और पहली बार कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने कहा, हां। भीड़ में हलचल मच गई। मैंने गलती की, लेकिन जो सिस्टम मुझे कातिल बना रहा था वो खुद एक कब्रिस्तान है। मीरा आगे आई। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। आज जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी वो अकेली नहीं है। हमारे पास और भी सबूत हैं जो दिखाते हैं कि कैसे डर को एक हथियार बनाया गया। पीछे से पुलिस की गाड़ियां आईं, लेकिन इस बार आदेश ऊपर से नहीं, भीड़ से आ रहा था। गिरफ्तार करो। कुछ अफसर हिचकिचाए, कुछ आगे बढ़े और कुछ सिर झुकाकर पीछे हट गए, क्योंकि आज वर्दी नहीं, सच भारी था। राहुल को बाहर लाया गया, हथकड़ी में। उसने आदित्य को देखा, आंखों में पछतावा था। माफ करना। आदित्य ने सिर्फ एक बात कही, डर ने तुमसे फैसला करवाया, लेकिन सच ने तुम्हें पकड़ लिया। अंदर ट्रांजिट जोन सील किया गया। साइलेंट 7 अब सिर्फ एक नाम रह गया, एक ऐसा नाम जिसे सिस्टम खुद भूलना चाहेगा। कुछ दिन बाद संसद में आपात बैठक हुई। प्रोजेक्ट 217, 224 और उससे जुड़े सभी ऑपरेशंस आधिकारिक रूप से बंद किए गए। कई बड़े नाम इस्तीफा देने पर मजबूर हुए, कुछ जांच के दायरे में आए। आदित्य को निलंबित नहीं किया गया, न बहाल। उसका केस अलग रखा गया, क्योंकि वो अब एक अपराधी नहीं, एक चेतावनी था। मीरा ने अपनी रिपोर्ट 3 हिस्सों में छापी। पहला, डर कैसे पैदा किया गया। दूसरा, सिस्टम ने कैसे इस्तेमाल किया। तीसरा, और सच कैसे बाहर आया। एक शाम दोनों उसी चाय की दुकान पर बैठे थे जहां से ये सब नया मोड़ लिया था।
मीरा ने पूछा, अब आगे क्या? आदित्य ने चाय का घूंट लिया। अब जो बचे हुए केस हैं वे अपने आप सामने आएंगे। मीरा मुस्कुराई। और अगर फिर कोई नया नंबर आया तो? आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। तो इस बार डर उनकी तरफ होगा। दूर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी गुप्त यूनिट पूरी तरह भंग। आदित्य ने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते हैं। मीरा ने कैमरा बैग उठाया, तो चलो अगली कहानी ढूंढते हैं। शहर की लाइटें धीरे धीरे जल उठीं और कहीं किसी फाइल के कोने में एक नया नंबर अब भी खामोशी से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार उसे पता था, कोई देख रहा है। देर रात हो चुकी थी। शहर की सड़कें अब शांत थीं, लेकिन आदित्य की नींद अब भी अधूरी थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन जली। एक नया मैसेज, नंबर अनजान, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने एक सिस्टम गिराया है, लेकिन सिस्टम कभी अकेला नहीं होता। आदित्य ने फोन बंद नहीं किया। वो जानता था, ये धमकी नहीं है, ये एक सूचना है। अगली सुबह मीरा के ऑफिस में अखबारों का ढेर लगा था। हर अखबार एक ही बात लिख रहा था, गुप्त यूनिट का पर्दाफाश, सरकार दबाव में, नई जांच समिति गठित। मीरा ने अखबार बंद किया। सब कुछ बदल गया, उसने कहा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, नहीं, बस परत बदली है। मीरा ने लैपटॉप खोला। एक नया मेल आया था। सब्जेक्ट लाइन, केस पैटर्न एनालिसिस। अटैचमेंट में एक चार्ट था, देश के अलग अलग शहर, अलग अलग साल, अलग अलग केस नंबर, लेकिन बीच में एक खाली जगह। मीरा ने पूछा, ये क्या है? आदित्य ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। ये वो केस है जो अभी दर्ज नहीं हुआ। मीरा ने आंखें उठाईं। मतलब? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मतलब कोई अभी भी तैयारी कर रहा है। उसी पल टीवी पर न्यूज़ फ्लैश हुआ। दिल्ली में एक सीनियर अफसर अचानक बेहोश। डॉक्टरों का कहना, अत्यधिक मानसिक दबाव। मीरा और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। वही शब्द, वही भाषा। मीरा ने धीरे से कहा, डर। आदित्य ने सिर हिलाया। हथियार खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ बदल गया है। आदित्य ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, आखिरी खाली पन्ना खोला और पहली बार किसी केस नंबर के बिना लिखा, अगर ये पन्ना फिर भरा गया तो इसका मतलब होगा हम फिर देर कर चुके हैं। मीरा ने कैमरा बैग कंधे पर डाला। तो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब हम इंतजार नहीं करेंगे। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। शहर जाग रहा था, नई आवाजों के साथ, नई खबरों के साथ और नई साजिशों के साथ। कहीं बहुत दूर किसी बंद कमरे में एक फाइल खुली। उस पर लिखा था, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन। नीचे एक नंबर खाली छोड़ा गया था, पेंसिल से बस एक हल्की सी लकीर, जैसे कोई सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। और उसी खामोशी में ये साफ था, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ अपनी असली शक्ल में दाखिल हुई है। दिल्ली की खबर पूरे दिन न्यूज चैनलों पर चलती रही। सीनियर अफसर बेहोश पाए गए, कोई स्पष्ट कारण नहीं। लेकिन आदित्य जानता था, ये कारणहीन नहीं है, ये एक संकेत है। मीरा ने अपने लैपटॉप पर पुराने डेटा को नए तरीके से जोड़ना शुरू किया। तारीखें, मीटिंग्स, साइन, और हर बार एक ही पैटर्न। जब भी कोई अफसर बहुत ज्यादा जानने लगता या बहुत ज्यादा बोलने वाला होता, उसी हफ्ते उसकी हालत बिगड़ जाती। मीरा ने स्क्रीन घुमाई। देखो, ये सिर्फ पुलिस नहीं, ये हेल्थ, डिफेंस और पब्लिक सेक्टर तक फैला है। आदित्य ने पूछा, और कॉमन लिंक? मीरा ने बिना रुके कहा, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, मेंटल रेजिलियंस प्रोग्राम। आदित्य ठिठक गया। रेजिलियंस? मीरा ने सिर हिलाया। सरकारी नाम, असल में मेंटल ब्रेकिंग। वे उसी शाम एक पुराने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। बाहर बोर्ड लगा था, ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब। अंदर दीवारें सफेद थीं, बहुत ज्यादा सफेद, जैसे कोई भावनाओं को अंदर आने ही न दे। रजिस्टर में आदित्य ने नाम देखा, कई जाने पहचाने चेहरे और कुछ नाम जो अब न्यूज में नहीं आते। एक क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर चल रहा था, स्क्रीन पर सिर्फ एक स्लाइड, फियर इज अ टूल।
मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यही भाषा, यही सोच। अचानक पीछे से आवाज आई, आप यहां क्यों आए हैं? आदित्य पलटा। सामने एक शांत चेहरा था, नाम बैज, डॉक्टर नील अग्रवाल। नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सिर्फ तनाव से निपटना सिखाते हैं, डर नहीं। आदित्य ने सीधे आंखों में देखते हुए पूछा, और जब कोई नहीं झेल पाता? नील कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो वो प्रोग्राम के लिए फिट नहीं होता। मीरा ने नोट किया, ये जवाब ट्रेनिंग का नहीं, छटनी का था। बाहर निकलते वक्त मीरा के फोन पर एक मेल आया। सब्जेक्ट इंटरनल मेमो, सेंडर NA। अटैचमेंट खुलते ही मीरा की सांस अटक गई। डॉक्यूमेंट में एक नाम था, प्रोजेक्ट कंटिन्यूम, और नीचे लिखा था, फेज 1 टर्मिनेटेड, फेज 2 एक्टिव। आदित्य ने धीरे से कहा, नाम बदल गया है, तरीका वही है। मीरा ने आखिरी लाइन पढ़ी, नेक्स्ट इवैल्यूएशन पब्लिक फेसिंग डिसरप्शन। उसने आदित्य की तरफ देखा, पब्लिक मतलब अब डर कमरों में नहीं रहेगा। आदित्य ने अपनी डायरी खोली, नया पन्ना। पहली बार उसने नंबर लिखा, 225, फिर नीचे एक ही लाइन, अगर ये बाहर आया तो ये सब बदल देगा। दूर कहीं सायरन की आवाज आई। शहर फिर जागने लगा था, और इस बार खतरा चुपचाप नहीं, सबके सामने आने वाला था। अगली सुबह शहर की हवा अलग लग रही थी। लोग वही थे, सड़कें वही थीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मीरा ने टीवी ऑन किया। हर चैनल एक ही खबर चला रहा था, आज से शुरू हो रहा है सरकार का नया मेंटल रेजिलियंस अवेयरनेस वीक। देश भर में वर्कशॉप्स, ओपन सेशंस और लाइव इवेंट्स। आदित्य ने धीरे से कहा, यही है पब्लिक फेज, डर को नॉर्मल बनाने का तरीका। मीरा ने अपने नोट्स खोले, कॉन्टिन्यूअम। अगर ये फेज 2 है तो फेज 3 सबसे खतरनाक होगा। आदित्य ने पूछा, क्यों? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि फेज 3 हमेशा एक्सेप्टेंस होता है। दोपहर तक शहर के कई हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर लग चुके थे, मुस्कुराते चेहरे, सफेद बैकग्राउंड, नीचे लिखा था, फियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आदित्य एक पोस्टर के सामने रुका। उसने उंगली से पोस्टर को छुआ। यही लाइन केस 217 में दीवार पर लिखी थी। मीरा का फोन बजा, अनजान नंबर। इस बार कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ एक सवाल, आप क्यों डरते हैं? मीरा ने कॉल काट दी, लेकिन सवाल उसके दिमाग में अटक गया, क्योंकि ये सवाल डराने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए था। शाम को एक ओपन सेशन था, सिटी कन्वेंशन हॉल। कोई चेक नहीं, कोई पास नहीं, कोई भी आ सकता था। आदित्य और मीरा पीछे की सीटों पर बैठे। मंच पर डॉक्टर नील अग्रवाल खड़े थे, शांत, कॉन्फिडेंट। नील बोले, डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक टूल है जो हमें बेहतर बनाता है। हॉल में ताली बजी। आदित्य ने मीरा की तरफ देखा। ये वही भाषा है, लेकिन यहां ताली बज रही है। नील ने आगे कहा, कुछ लोग इस टूल को गलत समझते हैं। वे कहते हैं कि डर से लोग टूट जाते हैं, लेकिन टूटना भी एक प्रक्रिया है। मीरा की रीढ़ सीधी हो गई। ये लाइन नई है। अचानक हॉल की लाइट एक पल को डिम हुई और बड़ी स्क्रीन पर एक स्लाइड आई, सिर्फ एक शब्द, ओबे। फिर तुरंत स्लाइड बदल गई। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आदित्य ने देखा। मीरा फुसफुसाई, सबलिमिनल, बहुत हल्का लेकिन असरदार। सेशन खत्म होते ही नील मंच से उतरे, सीधे बाहर जाने लगे। आदित्य भी उठा, अब नहीं, अभी। बाहर नील अकेला खड़ा था। आदित्य ने सीधे पूछा, प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूअम किसके लिए है? नील मुस्कुराया, आप जैसे लोगों के लिए। मीरा ने कहा, डर फैलाने के लिए? नील ने सिर हिलाया, नहीं, डर को कंट्रोल करने के लिए। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, और अगर कोई कंट्रोल में ना आए? तो नील की मुस्कान पहली बार थोड़ी ढीली पड़ी, तो उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। उसी पल नील के फोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा और बिना कुछ कहे मुड़ गया। मुझे जाना होगा, फेज 3 शुरू हो चुका है। मीरा और आदित्य एक दूसरे को देख रहे थे। फेज 3 मतलब अब खेल रुकने वाला नहीं था, और इस बार शिकार कोई एक आदमी नहीं, पूरी भीड़ होने वाली थी। कन्वेंशन हॉल खाली हो चुका था। कुर्सियां सीधी पड़ी थीं।
पोस्टर अब भी दीवारों पर थे, लेकिन आदित्य को लग रहा था जैसे यहां से कुछ निकल चुका है, कुछ अदृश्य। मीरा ने फोन निकाला। उसके मेल बॉक्स में एक नया ड्राफ्ट सेव था। उसने नहीं लिखा था। टाइटल था एक्सेप्टेंस कर्व। ड्राफ्ट के अंदर 3 स्टेप लिखे थे। पहला एक्सपोजर, दूसरा नॉर्मलाइजेशन, तीसरा सबमिशन। मीरा ने धीरे से कहा, फेज 3 सबमिशन। आदित्य ने चारों तरफ देखा। मतलब अब लोग खुद ही डर को स्वीकार करेंगे। उसी वक्त बाहर सड़क पर भीड़ बढ़ रही थी। लोग फोन देख रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे। एक नया ट्रेंड चल रहा था, #फियर चैलेंज। मीरा ने वीडियो खोला। एक लड़का कैमरे के सामने खड़ा था। पीछे तेज आवाजें, अंधेरा कमरा। वो हंसते हुए बोला, डर से भागो मत, डर को अपनाओ। वीडियो के अंत में एक हल्की सी फ्लैश, एक फ्रेम, बस एक शब्द, ओबे। आदित्य ने वीडियो बंद कर दिया। ये ट्रेनिंग नहीं, ये कंडीशनिंग है। मीरा ने तुरंत पुरानी फाइलें खोलीं। केस 217, केस 224 और अब सोशल मीडिया। मीरा बोली, अगर ये फैला तो किसी को किसी कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जब डर मनोरंजन बन जाए तो सच मरने लगता है। रात होते होते शहर में पहली घटना हुई। एक कॉलेज हॉस्टल। छात्रों ने डर का चैलेंज किया। लाइट बंद, सायरन की आवाज और अचानक एक लड़का बेहोश हो गया। न्यूज आई, ओवर एक्साइटमेंट, पीयर प्रेशर। मीरा ने टीवी बंद कर दिया। कवर स्टोरी तैयार है? आदित्य ने राहुल को कॉल किया। काफी देर बाद कॉल उठा। राहुल की आवाज थकी हुई थी। सर, आदित्य ने पूछा, क्या तुम्हें फेज 3 की जानकारी है? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, इसे रोका नहीं जा सकता। क्यों? राहुल की आवाज बहुत धीमी थी। क्योंकि अब यह सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, पब्लिक मूवमेंट है। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। यही सबसे खतरनाक बात थी, जब सिस्टम खुद को लोगों के हाथ में दे दे। मीरा ने एक मैप खोला। शहर शहर इवेंट्स मार्क थे। आज इंदौर, कल पुणे, परसों दिल्ली। मीरा ने कहा, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें पहला बड़ा शो तोड़ना होगा। आदित्य ने एक नाम घेरा, दिल्ली, सेंट्रल ग्राउंड, कल रात। उसने शांत आवाज में कहा, फेज 3 भीड़ से शुरू होगा और वहीं खत्म भी होगा। दूर कहीं लाउडस्पीकर की आवाज आई, फियर अवेयरनेस नाइट। शहर तैयार हो रहा था और आदित्य जानता था कल की रात या तो डर को खत्म करेगी या फिर डर को हमेशा के लिए सामान्य बना देगी। दिल्ली की रात अजीब तरह से चमक रही थी। सेंट्रल ग्राउंड के चारों तरफ लाइट्स लगी थीं, म्यूजिक चल रहा था, भीड़ जमा हो चुकी थी। ये किसी डरावने कार्यक्रम जैसा नहीं, एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था। मीरा और आदित्य भीड़ के बीच खड़े थे। दोनों के चेहरे सामान्य, क्योंकि यहां डरने वाला नहीं, देखने वाला डरता था। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, उस पर वही लाइन घूम रही थी, फियर मेक्स यू फ्री। आदित्य ने दांत भींचे। भाषा बदल गई है, मतलब असर बढ़ गया है। भीड़ में लोग मोबाइल ऊपर उठाए हुए थे। लाइव स्ट्रीम, रील्स, हंसी। डर अब मनोरंजन बन चुका था। मंच पर डॉक्टर नील अग्रवाल आए। तालियों की गड़गड़ाहट। आज, नील बोले, हम डर को नाम देंगे और जब डर का नाम होता है तो वो हमारा गुलाम बन जाता है। मीरा ने आदित्य के कान में कहा, अब? आदित्य ने सिर हिलाया। नील ने हाथ उठाया। लाइटें धीरे धीरे डिम होने लगीं। भीड़ उत्साहित थी। उसी पल मीरा ने अपने फोन से लाइव किया, लेकिन ये चैनल का नहीं था, ये एक ओपन फीड थी। आदित्य ने माइक पकड़ा। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने समझा ये भी शो का हिस्सा है। आदित्य की आवाज स्टेडियम में गूंजी, आप डर को मजा समझ रहे हैं, लेकिन डर कभी मजा नहीं होता। कुछ लोग हंसे। आदित्य ने आगे कहा, डर पहले सवाल बनता है, फिर आदत और फिर आदेश। स्क्रीन अचानक ब्लिंक हुई
और मीरा की तैयार की हुई वीडियो चलने लगी। पुरानी फुटेज, केस 217, केस 224, वही चेहरे, वही आवाजें। भीड़ चुप होने लगी। हंसी धीरे धीरे असहजता में बदल गई। नील का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। इसे बंद करो। लेकिन कंट्रोल रूम अब उनके हाथ में नहीं था। आदित्य ने आखिरी बात कही, आप डर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डर हमेशा किसी न किसी दिन सच मांगता है। तभी ग्राउंड के एक कोने में कोई चिल्लाया। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग पीछे हटने लगे। अब ये शो नहीं था, ये हकीकत थी। नील ने माइक फेंका। सिक्योरिटी आगे बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, फेज 3 टूट गया। लेकिन आदित्य जानता था, भीड़ डर से नहीं टूटी थी, भीड़ पहली बार सोचने लगी थी। और यही किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ग्राउंड पर अब कोई म्यूजिक नहीं था, सिर्फ आवाजें थीं, लोगों की, सवालों की और डर की। एम्बुलेंस की सायरन तेजी से अंदर आई। जमीन पर गिरे आदमी को उठाया गया। डॉक्टर चिल्लाया, पैनिक अटैक। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। नील पीछे हटने लगा। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। वो जान चुका था, ये मंच उसके हाथ से निकल चुका है। मीरा ने लाइव फीड चालू रखी। कैमरा भीड़ की तरफ घुमाया। लोग सवाल पूछ रहे थे, ये सब क्या था? हमें क्यों नहीं बताया गया? ये वीडियो असली है? आदित्य ने माइक फिर उठाया। आपको कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि अगर सच बता दिया जाता तो ये फेस्टिवल नहीं बनता। पीछे से पुलिस की लाइन आई। कमांड दिया गया, स्टेज खाली करो। लेकिन इस बार आदेश हवा में लटक गया, क्योंकि भीड़ पीछे नहीं हट रही थी। नील ने एक आखिरी कोशिश की, ये सब एक्सट्रीम उदाहरण है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मीरा ने उसी पल एक और वीडियो चला दिया। एक ट्रेनिंग रूम, लॉक किया हुआ दरवाजा, लाइट बंद और अंदर एक आवाज, बस बताओ तुम डरते हो या नहीं। भीड़ में गुस्सा उभरा। अब ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये धोखे का एहसास था। आदित्य ने धीरे से कहा, डर को कभी भी सहमति नहीं मिलती, सिर्फ मौन मिलता है। कमांड बदला, डॉक्टर नील अग्रवाल को हिरासत में लो। नील ने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं था। हथकड़ी लगी। कैमरे चालू थे, लाइव। और यही वो पल था जब प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूम पहली बार नाम के साथ दिखाई दिया। रात के आखिर में ग्राउंड खाली हो चुका था। कचरा पड़ा था, पोस्टर फटे हुए थे, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। मीरा और आदित्य फुटपाथ पर बैठे थे। थकान थी, लेकिन राहत नहीं। मीरा ने पूछा, अब क्या? आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। अब वे कहेंगे ये सब एक व्यक्ति की गलती थी। मीरा ने सिर हिलाया। और सिस्टम? आदित्य ने धीरे से कहा, सिस्टम हमेशा खुद को बचा लेता है। उसी पल मीरा के फोन पर एक मेल आया, सेंडर अननोन, सब्जेक्ट फेज 4। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा, अभी भी? आदित्य ने मेल खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, जब डर काम ना करे तो शर्म काम करती है। दोनों चुप हो गए। वे समझ चुके थे, ये लड़ाई एक स्टेज पर नहीं थी, ये लोगों के दिमाग में थी। और अगला वार और भी शांत और भी खतरनाक होने वाला था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे शहर पर फैल रही थी, लेकिन आदित्य और मीरा अब भी उसी मेल को घूर रहे थे। जब डर काम ना करे तो शर्म काम करती है। मीरा ने सबसे पहले बोला, शर्म? मतलब अब लोगों को डराया नहीं जाएगा, उन्हें एक दूसरे के सामने झुकाया जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। चरित्र हत्या, सोशल बहिष्कार, भीड़ की अदालत। अगले 2 दिन में सब साफ हो गया। सोशल मीडिया पर नई कहानियां चलने लगीं। पुराने केसों के गवाह, कुछ अफसर, कुछ पत्रकार, सबके खिलाफ एक जैसी पोस्ट। देशद्रोही, मानसिक रूप से अस्थिर, पैसे लेकर सच फैलाने वाले। मीरा का नाम भी आया। पुराने ट्वीट, तोड़ मरोड़कर बनाए गए वीडियो, ट्रेंड चलाया गया, #expose the liars।
मीरा ने मोबाइल बंद कर दिया। अब ये मुझ पर नहीं है, ये हर उस इंसान पर है जो सवाल पूछता है। आदित्य ने आखिरी बार अपनी डायरी खोली। केस 217, 224, 225 और अब उसने लिखा, ये कोई केस नहीं है, ये एक चक्र है। मीरा ने पूछा, तो इसे तोड़ेंगे कैसे? आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे, भीड़ से नहीं, भीड़ के अंदर से। उन्होंने कोई नया खुलासा नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लाइव वीडियो नहीं, बस एक चीज की, समय। मीरा ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी, किसी नाम के बिना, किसी आरोप के बिना, सिर्फ प्रक्रिया। कैसे डर काम करता है, कैसे शर्म काम करती है और कैसे लोग अनजाने में उसका हिस्सा बन जाते हैं। रिपोर्ट धीरे धीरे फैली, शेयर की गई, कॉपी की गई, क्योंकि उसमें कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ एक आईना था। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने प्रोजेक्ट कंटिन्यूअम पर श्वेत पत्र जारी किया। भाषा साफ नहीं थी, नाम नहीं थे, लेकिन स्वीकारोक्ति थी। डॉक्टर नील अग्रवाल जेल में था, लेकिन वो आखिरी नाम नहीं था। कुछ लोग चुपचाप रिटायर हो गए, कुछ ने विदेश का रास्ता पकड़ा। मीरा का नाम धीरे धीरे ट्रेंड से गायब हो गया। और आदित्य, उसे कोई पद नहीं मिला, कोई मेडल नहीं, लेकिन उसे एक चीज मिली, नींद। एक शाम दोनों उसी जगह बैठे थे जहां पहली बार भागते हुए रुके थे। चाय ठंडी हो चुकी थी। मीरा ने पूछा, क्या ये सच में खत्म हो गया? आदित्य ने काफी देर बाद कहा, नहीं, लेकिन अब ये अंधेरे में नहीं है। मीरा मुस्कुराई, तो अगली बार अगर कोई नया प्रोजेक्ट आया, आदित्य ने डायरी बंद की, तो वो एक नाम नहीं होगा, वो एक सवाल होगा। दूर कहीं एक अखबार वाला चिल्लाया, नई शिक्षा नीति में मेंटल अवेयरनेस पर जोर। आदित्य उठा, चलो घर चलते हैं। शहर की लाइटें एक एक करके जलने लगीं। लोग अपने अपने डर के साथ घर लौट रहे थे, लेकिन अब कम से कम उन्हें यह पता था, डर कोई आदेश नहीं है और शर्म कोई सजा नहीं। और इसी सादगी में ये कहानी पूरी हुई, क्योंकि सबसे खतरनाक सिस्टम वही होता है जिसे लोग पहचानना शुरू कर दें।